जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। इस्लामी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भारत के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए केरला के मुख्यमंत्री के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं। कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीआईडी इन्वॉल्व हो गई, मतलब नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे खिंचवा रहे हैं। ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। 370 पर युद्ध छिड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसकी किसी को चिंता नहीं है वहां कितने लोग जो हैं मारे गए, लेकिन 370 को लेकर जबरदस्त संग्राम सदन के अंदर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 प्रेमियों को खुला चैलेंज दे दिया है, वापस लाकर दिखाइए। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। चार पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी सरकार अब 370 और 35 को बहाल नहीं करेगी, कोई भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जब से एलजी का शासन हुआ तब से वहाँ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, आरक्षण की स्थिति खराब हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। देखिए, मैंने कल भी कहा था, होना आना कुछ नहीं है। 370 इज ए क्लोज चैप्टर, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए क्या लात घूसे उठा कर पटका जा रहा है। तीसरा दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ, लात घूसे चल गए साहब। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज एक बार फिर आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने फिर से 370 की बहाली का पोस्टर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आना है नहीं। लेकिन चलिए, उन्होंने पोस्टर लहराने की कोशिश की, 370 वापस लाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। फिर देखिए आप ये क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। उन्हें पोस्टर लहराने से रोक दिया गया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक खुर्शीद अहमद के समर्थन में आगे आए, टकराव हो गया और फिर देखिए, फिर उठाकर बाहर जो है फेंक दिया गया। कुछ विधायकों को बताया जा रहा है। फिर दोनों तरफ के विधायकों की भी धक्का मुक्की हुई। कुछ विधायक कुर्सी टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। किसके लिए हो रहा है 370? जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि वो तो कब्रिस्तान में गड़ चुका है साहब, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं ला सकती। आज भी बोला प्रधानमंत्री ने। बीजेपी के विधायकों ने क्या हुआ, भारत माता की, अच्छा नारे चल रहे हैं, भारत माता की जय, विशेष दर्जा प्रस्ताव जो है वो वापस लो के नारे लगाने वहां पर शुरू कर दिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, सब कुछ हो चुका है वहां पर। कुछ देर तक सदन के अंदर हंगामा चलता रहा। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था ना साहब, अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई। उमर अब्दुल्ला वहां अपना शांत मुद्रा में बैठे, सब देख रहे हैं। हाँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, मतलब वहां लड़ाई हो रही है, कॉलर पकड़े जा रहे हैं, उठाकर पटका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला वहां शांति से बैठे हैं, क्योंकि प्रस्ताव इन्हीं की सरकार लाई है, प्रस्ताव यहीं से लाया गया है। लेकिन उस प्रस्ताव पर युद्ध छिड़ गया। उमर अब्दुल्ला वहां बैठकर कुटिल से मुस्कान दे रहे हैं, आराम से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बैठे विधानसभा में, इस तमाशे को वो देख रहे थे। हालांकि इस बीच मार्शल खुर्शीद अहमद को, ये देखिए, ये वो तस्वीर है, उनको वो खींचकर बाहर ले गए।
बीजेपी विधायकों को भी सदन से बाहर किया गया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। ये तीसरा दिन है, लगातार ये तस्वीरें हैं 3 दिन से। आज विधानसभा में हुए बवाल में 3 विधायकों को चोट लगी है। और देखिए ऊपर चढ़ के तुरंत उस पर कूदे। साहब लग नहीं रहा माननीय है ये सब विधायक। देखिए विधायक जी, अब ये बताया जा रहा है भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे बीजेपी के विधायक हैं, जिनको इस वक्त उठा के बाहर फेंका जा रहा है। इनका क्या अपराध, लेकिन ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आया। दिखाइए एक बार तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये देखिए जब 370 पे बहस हो रही थी, जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर मैं बार बार कह रहा हूं साहब, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग मैसेज देने के चक्कर में, और मैसेज का कुछ नहीं, वापस तो आना नहीं। 370 पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसी तरह से हंगामा हो रहा है। 6 नवंबर को भारी हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लाने का प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद हालांकि मैं बार बार कल भी मैंने आपको बताया था ये सदन के लिए बाध्यकारी। अच्छा 3 तस्वीरें आ गई साहब, ये देखिए ना, ये इसी का तो इंतजार था। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 3 दिन से मेहनत चल रही है। देश को पता तो लगे, वहां जूतम पैजार, वहां पर हाथापाई, लात घूसे, पटका पटकी, सब कॉलर पकड़ना, सब कुछ चल रहा है। पूरा ड्रामा नौटंकी चल रही है। 370 जो 370 अगर कहा जाए कि वो कब्र में गड़ चुका है, वो जिंदा हो ही नहीं सकता है वो। फिर उसके लिए इतना सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि एक मैसेज हमको देना है, यहां से एक मैसेज देने की कोशिश है। कल 7 नवंबर को भी सदन में इसी तरह हंगामा हुआ, आज फिर एक बार फिर हाथापाई हुई। लेकिन इन तमाम हंगामे के बीच एक बार फिर अब सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 प्रेमियों की क्लास ली। आज 370 प्रेमियों की क्लास ली, ओपन चैलेंज किया कि दुनिया की कोई ताकत अब आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों पर कश्मीर को तोड़ने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत कीजिए। कश्मीर को लेकर तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ मोदी नहीं साहब, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन 4 पुश्तें भी आ जाएंगी ना, 4 पुश्तें, तो भी 370 वापस नहीं आने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की वही हालत होगी जो आर्टिकल 370 की हुई है। 370 प्रेमियों पर मोदी, शाह, योगी, ये तो एक तरीके का ट्रिपल अटैक था। 370 प्रेमियों पर आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी, शाह, योगी का ट्रिपल अटैक। देखिए आप, ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा, और इसके कारण होता था क्या, कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? लेकिन जानते हैं सवाल बड़ा ये है कि कश्मीर में लड़ाई 370 की लड़ी जानी चाहिए जो कब्र में गड़ चुका है, या 2 गैर कश्मीरियों की जो हत्या आतंकवादियों ने की उसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था? मतलब सोचिए, विधानसभा में अगर कोई प्रस्ताव सबसे पहले आना चाहिए था, 370 का प्रस्ताव आया ना। आज मेरा सवाल है ये कि अगर कोई विधानसभा में प्रस्ताव आना चाहिए तो शायद पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, क्योंकि आतंक जिस वक्त ये सब सदन में हंगामा चल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसी वक्त आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मारा। 1 महीने के अंदर अंदर जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। प्रस्ताव लाना था तो एक प्रस्ताव लेकर आते, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लाना चाहिए था ना। यहां पर मुस्कुरा रहे हैं बैठकर, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ले आते ना प्रस्ताव। 370 का प्रस्ताव लाने का टाइम है। आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ जाता। पिछले हफ्ते ही आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी थी ना। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव आया कोई? 370 का प्रस्ताव, चूतम पैजार, लड़ाई, हाथापाई सब चल रही है। आए दिन आतंकवादी कश्मीर में सुरक्षा बलों निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब से उमर अब्दुल्ला यहां सरकार बनी है आतंकवादी हमले बढ़े हैं। साहब देखिएगा, पिछले कितने दिनों में 7-8 आतंकवादी इस तरह के हमले हो चुके हैं। प्रस्ताव इसके खिलाफ लाया जाना चाहिए था ना, लेकिन प्रस्ताव क्या लाया गया? जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी के लिए, वही आर्टिकल 370 जिसके हटने के बाद से जम्मू कश्मीर ने बदलाव की एक नई सुबह दिखी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब। जब देश की बात होगी तो पक्ष लेना पड़ेगा। पत्थरबाजों पर लगाम लगी है, आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया हुआ है। उदाहरण के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ना। साल 2018 में जो लोग कह रहे हैं 370 आ जाएगा, 370 आ जाएगा, हम ले आएंगे, उनके लिए कुछ आंकड़े हैं। साल 2018 में पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई, साल 2018। ठीक, साल 2024 में घटकर 0 पत्थरबाजी खत्म, लगभग ना के बराबर। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं? 370 वाला दौर आ जाए, वो खौफनाक काला अध्याय। साल 2023-2024 में एक भी पत्थरबाजी की घटना जम्मू कश्मीर में नहीं रिपोर्ट हुई। जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकवादियों के साथ 189 एनकाउंटर हुए, 190 के आसपास, 189। 2024 में सिर्फ 24। आतंकवादियों के हौसले पस्त। 2018 में एनकाउंटर्स में 91 सुरक्षा बलों, 55 आम नागरिकों की मौत हुई। आए दिन आतंकवादी हमला। जबकि 2024 में 14 जवानों और 14 आम नागरिकों की दुखद मौत हुई है। साल 2019-20 में करीब 297 करोड़ का औद्योगिक निवेश किया गया। 23-24 में आप हैरान हो जाएंगे साहब, फर्क समझिए ना, पीड़ा किस चीज की है। 2418 करोड़ का निवेश हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में G20 समिट जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स का आयोजन किया गया, जो पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर में अब 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे नेशनल फेस्टिवल्स बेखौफ होकर लाल चौक पर मनाए जाते हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं लाल चौक, आइसक्रीम खाते हैं, सब कुछ करते हैं। होता है ना ये सब? कैसे हो पा रहा है? शान से तिरंगा लहराता है लाल चौक पर। ये लोग चाहते हैं 370 की वापसी हो जाए, वापस वो काले अध्याय में कश्मीर आ जाए। गणपति विसर्जन की शोभा यात्राएं निकलती हैं, गणपति विसर्जन लाल चौक, मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है। और 90 के दशक के बाद सिनेमाघर फिर से खोल दिए गए हैं। अच्छा, ये सभी बदलाव किसको खल सकते हैं? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आए। इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या 370 की वापसी से जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद और आतंकवाद की आग को सुलगाने की कोशिश हो रही है। जंग का मैदान जम्मू कश्मीर विधानसभा। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। 370 के प्रस्ताव पर नहीं थम रहा बवाल। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? हंगामे पर मोदी शाह की दो टूक। मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे।
4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर हंगामा जारी है। विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। 3 दिनों से इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आ गई। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। हाउस ठीक तरह से चला। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए। हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की और उसके बाद आपने देखा कि ऑनरेबल मेंबरान ने अपने ख्यालात का ठीक तरीके से इजहार किया यहाँ पे। आज विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ और नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई लात घूंसे चलने की नौबत आ गई। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, विधायक टेबल कुर्सियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चुपचाप बैठे विधानसभा में हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। बीजेपी लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में बदल चुकी है। हर दिन जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बाला साहब आज होते तो उद्धव को गोली मार देते, ये विवादित बयान दे दिया नारायण राणे ने। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाला साहब अगर आज होते तो उद्धव को गोली मार देते। दरअसल वो किसी घटना का जिक्र कर रहे थे कि एक सोसाइटी के अंदर जो हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई थी, लड़ियां नहीं जलाने दी गई थी, और वो इसलिए क्योंकि उनको बकरीद नहीं बनाने दी गई थी, तो उसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे का विरोध। अच्छा, एक बयान एक बार सुना देते हैं, क्या बयान है। उन्होंने जो बयान दिया है, कोट अनकोट, बाला साहब आज होते तो उद्धव को गोली मार दी होती। आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया है, बहुत बड़ी खबर हो रही है। आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया कि ऐसे गंदे विचार उनके दिमाग में ही आ सकते हैं। इससे पता चलता है उनकी सोच क्या है। यह आदित्य ठाकरे ने बोल दिया है। लेकिन पहले नारायण राणे का बयान सुनेंगे साहब। शिवसेना या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला,
अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल बकरी ईदला, द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्या. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. बाला साहब आज होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते. नारायण राणे का विवादित बयान, इस पर पॉलिटिक्स बढ़ रही है. आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ऐसे गंदे विचार उनके दिमाग में आ सकते हैं. इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है. महाराष्ट्र को लेकर ही एक ये विवाद, दूसरा वोट जिहाद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. और अब एक और नया शब्द आ गया, वोट फतवा. उसकी बात करेंगे. एक है तो सेफ है. कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है. हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत. कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें. हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा. बटोगे तो कटेंगे. शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है किस सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं. अगर हमारी शिवसेना के लोग अल्पसंख्यकों से जाकर मिल रहे हैं, इसमें किसी को हैरानी का क्या कारण है? अरे वो मतदाता है, वो भी एक इंसान है. तो ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है. साहब ये सवाल तो ईमानदारी से पूछना पड़ेगा ना. मतलब योगी का बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है, तो वोट जिहाद क्या है फिर? हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करना समाज बांटने वाला है, तो मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में एकजुट होकर वोट देने की अपील क्या है फिर? मतलब एक है तो सेफ है, ये बहुत ही नफरती है. तो फिर मौलानाओं द्वारा जारी किए जा रहे फतवे एक पक्ष के पक्ष में वोट करने को लेकर क्या है फिर? हिंदू जोड़ने वाले पोस्टर तो कम्युनल हो जाते हैं साहब, कि कटोगे बटोगे एक रहो, वो वाले पोस्टर कम्युनल है. लेकिन मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले, सुनिएगा, मुस्लिम, अच्छा आ गया ये पोस्टर, मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले 180 एनजीओ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को एनरोल कर कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव गुट के पक्ष में वोट करने का माहौल बनाए. वो सेकुलर है. ये वाले पोस्टर सेकुलर हो जाते हैं. ये वो पोस्टर है. आज इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको कथित वोट जिहाद का ना पूरा सच समझने में थोड़ी आसानी होगी, जिसका आरोप बीजेपी अक्सर लगाती है. आज बात इसी छद्म सेकुलर या सूडो सेकुलरिज्म की, जहां हिंदुओं के एकजुट होने की या ना बंटने की अपील तो समाज के लिए खतरा बता दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस, उद्धव गुट के समर्थन में मुसलमानों के लिए एकमुश्त होकर वोट की अपील समाज को जोड़ने वाली हो जाती है. साहब कुछ भी कहने या बताने से पहले ना एक, अच्छा ये वीडियो आ गया, ये वीडियो देखिए सबसे पहले आज, जिसे जारी किया है नितेश राणे ने, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर कांग्रेस, उद्धव गुट के नेता भी नहीं सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो बैठे हैं उस मीटिंग में. बीजेपी का आरोप है कि मस्जिदों में ऐसे मौलानाओं की बैठकें हो रही है महाराष्ट्र में. अच्छा, हिंदू जुड़ जाए, हिंदू ना बटे, वो तो गलत है, वो तो बहुत गलत हो रहा है, सांप्रदायिक है, वो तो नफरत फैलाने वाला है, बंटवारे वाली चीज़ है. लेकिन यहाँ ये जो चल रहा है, इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा कि इस तरह की बैठकें हो रही हैं और एमवीए यानी कि कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के पक्ष में वोट देने के लिए फतवे जारी हो रहे हैं. अच्छा, वीडियो 4 दिन पुराना है, हमने इसकी जांच की, 4 दिन पुराना है, जिसे बीजेपी नेता नितेश राणे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. वीडियो दिखाते हैं, एक बार देखिए इस वीडियो को. ये लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है. हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ, एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे. लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है,
और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर जान माल सलाहियतें लगाकर भेड़िया कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। भाई हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे। हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। देखिए, बार बार सवाल यही जहन में आता है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उद्धव के पक्ष में एकजुट होना वो तो सही होता है, लेकिन हिंदुओं के अगर एकजुट होने की कोई अपील कर देना कि आप एकजुट रहिए, वो कम्युनल हो जाती है, नफरती हो जाती है। नीतीश राणे ने ये वीडियो जारी किया, आरोप लगाया कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उम्मीदवार मस्जिदों में बैठकें कर रहे हैं, इस तरह से मौलवियों से वोट की अपील करवा रहे हैं कि बीजेपी को नहीं और इन सबको वोट दो। फतवे जारी हो रहे हैं। नीतीश जी ने वीडियो पोस्ट किया, वो मलाड के इस्लामिया मस्जिद का है जिसमें चल रही बैठक में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु हैं। अच्छा, उद्धव गुट के नेता भी हैं और सचिन आहिर भी मौजूद हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को जारी करने के बाद नीतीश राणे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या किया, इस पूरे वीडियो की कहानी खुद सुनाई, जिसमें संविधान को खतरे में बताकर एमवीए के समर्थन में वोट देने की बात की जा रही है, जिसे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया। अच्छा, सफाई भी आई। उद्धव गुट ने कहा कि मतदाताओं से वोट की अपील तो कोई भी कर सकता है, इसमें गलत क्या है, सुनाइए। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। अगर हमारी शिवसेना के लोग अल्पसंख्यकों से जाकर मिल रहे हैं तो इसमें किसी को हैरानी का क्या कारण है? अरे वो मतदाता हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी वोट करने वाले हैं। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहिए। यहाँ प्रेम मोहब्बत की बातें होती हैं, नफरत की बात नहीं होती। अच्छा, मोहब्बत की बात है। हिंदू अगर एकजुट होने की, अगर हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की जाए तो नफरत फैलाने वाली है, मुसलमानों के एकजुट होने की अपील की जाए तो वो मोहब्बत फैलाने वाली है, मोहब्बत की दुकान है। लेकिन आपको ना इससे ये पहली बार नहीं, इससे पहले नुमानी जी का भी एक वीडियो आया था इसी तरह का, वो अपील क्या कर रहे थे वो सुनिए। और राज ठाकरे ने उस वीडियो पर क्या कहा। राज ठाकरे की एंट्री हो गई है इस कथित वोट फतवा वाले मामले में, सुनिए। कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमज़ोर तबक़ात का। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है 30 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाडी को जीत दिला सकते हैं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। फतवे आ रहे हैं साहब। अच्छा, अब ये पोस्टर देखिए। ये मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले 100 से ज्यादा एनजीओ, वैसे 180, 300, 400 बता रही है बीजेपी, लेकिन 100 से ज्यादा एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटरों को एनरोल करके, उसमें लिखा गया सही जगह अपने मत का प्रयोग कीजिए, सही जगह। वहां तक तो ठीक है, और सही जगह क्या है वो भी नीचे लिख दी है। हाँ, दे पढ़े आप, उसमें लिखा है महाविकास आघाड़ी, ऊपर लिखा है सही जगह मत का आप प्रयोग कीजिए, नीचे लिख दिया महाविकास आघाड़ी, तो सही जगह बता दी। फतवे जारी हो रहे हैं इस तरह के, मतलब कांग्रेस, राहुल और उद्धव गुट कुल मिलाकर। अच्छा हाँ, ये देखिए आप, कुल मिलाकर मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है कि वो अपनी निजी नाराजगी को दूर करके एक साथ आएं, एकजुट रहें, बटे नहीं, एक मुश्त वोट दें। ये वाली तो अपील अच्छी होती है ना, सेकुलर होती है, इसमें थोड़ी ना नफरत है। हिंदुओं के एकजुट होने की अपील नफरती हो जाती है, ये नहीं। इस अपील के साथ ही संस्था ने सवालों की एक फेहरिस्त भी जारी की, कुछ बहुत लंबी लिस्ट है साहब। उसमें क्या क्या पूछा गया, कुछ 4-5 सवाल बताता हूँ। इसमें लिखा है कि आप शरिया में दखलंदाजी करने वालों को वोट करोगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये कुछ सवाल पूछे गए हैं। क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे क्या? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों पर को वोट करोगे क्या? आप वक्फ के खिलाफ जाने वालों को वोट करोगे क्या? क्या आप हम पर सीए, एनआरसी, सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं सारे।
ये नागरिकता वाला कानून है, जो बाहर से जो आएंगे विदेशियों को नागरिकता देने वाला कानून है। सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फेक न्यूज फैलाते हैं ये सारे मिलकर। एनआरसी घुसपैठियों को लेकर है, कोई घुसपैठिया थोड़ी ना इसको लेकर नाराज होगा। एनआरसी थोपने वालों को वोट करोगे क्या? ऐसे ही ढेरों सवालों के साथ संस्था ने मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ी खबर है, इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ समेत 400 एनजीओ पर मुस्लिमों को वोट जिहाद के लिए भड़काने का आरोप लगाया है। सुनिए। मोदी और भाजपा को हराने के लिए आप महाविकास आघाड़ी को वोट दो। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। आज की एक और बड़ी खबर है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब इसका ये अल्पसंख्यक दर्जा जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। क्या आया है? दर्जा बरकरार है, अभी है, आगे रहेगा नहीं रहेगा, वो 3 जजों की बेंच डिसाइड करेगी। बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया था, लेकिन सवाल ये भी कि फैसला आया क्या? मामला थोड़ा सा है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग। आप सुबह से ना लगातार एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर असमंजस में होंगे। आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जैसे एएमयू का अल्पसंख्यक वाला दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा? दर्जा रहेगा तो फिर 3 जजों की बेंच क्या करेगी? फिर दर्जा बरकरार, ठीक। ये आज की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा है। तो फिर ये 3 जजों की बेंच क्या करेगी? अगर नई बेंच फैसला करेगी तो आज 7 जजों की बेंच ने क्या किया, वगैरह वगैरह। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं आपके जहन में। अलग अलग सवालों के जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। बस अगले 2-3 मिनट आप रहिएगा। 2 से 3 मिनट में सारे सवालों के जवाब आज दे देंगे। आपके सारी कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। क्या क्या सवाल, क्या क्या जवाब, सुनिए। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, इसको हम सवाल जवाब के रूप में हम आपको समझाते हैं। पहला सवाल आपके जहन में, क्या एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा? यह सवाल हां, इसका जवाब है हां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बना रहेगा। फिलहाल क्यों कह रहा हूं बताऊंगा। सवाल यह कि फिलहाल क्यों? इसका जवाब यह है साहब कि अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला 3 जजों की रेगुलर नई बेंच को अब करना है। अभी के लिए बरकरार है। इसके लिए कुछ मानदंड तय कर दिए गए हैं और जब तक फैसला नहीं आता तब तक माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा। और सवाल यह कि अगर फैसला 3 जजों की बेंच को ही करना था तो फिर आज 7 जजों की बेंच ने फिर क्या किया है ना? इसका जवाब यह है कि आज 7 जजों की बेंच ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज वो मानदंड, पैरामीटर्स तय कर दिए हैं, मानदंड तय कर दिए जिसके आधार पर अब यह तय होगा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब 3 जजों की नई बेंच आज तय किए गए मानदंडों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी कि बरकरार रखना है या नहीं रखना। मतलब इससे अच्छे बेहतर तरीके से शायद ही कोई समझा पाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर 7 जजों की बेंच में कौन किस पक्ष में रहा, क्योंकि ये मामला जो है थोड़ा सा बढ़ गया आज बेंच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच सर्वसम्मति से फैसला नहीं दिया, बल्कि 4-3 के अनुपात में फैसला आया। फैसले के पक्ष में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे, ये 4। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा, 4-3। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया। 1967 में अजीज बाशा बनाम भारत गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था 1967 में कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया, नहीं माइनॉरिटी स्टेटस है, अब 7 आगे 3 जजों की बेंच डिसाइड करेगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जो संस्थान कानून के मुताबिक स्थापित की गई है वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज 7 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया, आदेश दिया बड़ी बेंच ने कि कोई भी संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका गठन एक कानून के जरिए हुआ। चीफ जस्टिस की 7 जजों की बेंच ने आज अपने फैसले में क्या कहा कि कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये बहुत जरूरी सवाल, स्थापना किसने की, कि किसी मुसलमान ने की, माइनॉरिटी मुस्लिम ने की, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे किसका विवेक था,
कोर्ट ने कहा अगर जांच में तय होता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी तो संस्थान अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। आज आपको ना ये भी जानना चाहिए, अब जो मैं बता रहा हूं शायद नहीं बताया गया होगा कि जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया था ना, तो उसका वो स्टेटस अब तक बरकरार, तब जब किया गया था तब ये कहा गया था कि क्योंकि ये एक 1920 एक्ट के तहत ये बना है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स की वजह से एएमयू बना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों ने इसको बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। अब बरकरार कैसे था? आपको लगेगा 1967 में तो माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो गया था, तो अभी कैसे है? दरअसल 1967 में माइनॉरिटी स्टेटस रद्द हो गया एएमयू का। मुस्लिम समाज ने विरोध किया, फिर दर्जे की बहाली के लिए प्रदर्शन हुए, जिसके बाद एंट्री हुई कांग्रेस की 1981 में। कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने संसद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 पास किया। इस संशोधन में एएमयू को भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित अपने पसंद के संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, प्रियंका वाड्रा एक बड़े विवाद में फंस गई हैं साहब। केरल की वायनाड सीट की बात करेंगे, जहां से राहुल गांधी दूसरी बार सांसद चुने गए। इस बार सीट छोड़ने के बाद इसी सीट से प्रियंका वाड्रा मैदान में है। यहां तक सब ठीक, आगे सुनिए। वायनाड सीट पर वोटिंग होने से महज 4 दिन बाकी है। 13 नवंबर को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से ठीक पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने वायनाड सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अब ये तो इंडिया अलायंस में है लेफ्ट भी, और इंडिया अलायंस में है कांग्रेस। तो लेफ्ट ने कांग्रेस, मतलब इंडिया अलायंस का आरोप इंडिया अलायंस पर, लेफ्ट ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया? सीएम विजयन का सीधा आरोप है कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। जमाते इस्लामी। कल यानी गुरुवार को सीएम विजयन ने फेसबुक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का सेकुलर मुखौटा उतर गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पी विजयन ने कहा है। लेफ्ट अपने लंबे चौड़े पोस्ट में सीएम विजयन ने कांग्रेस और जमाते इस्लामी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप पी विजयन का आरोप, लेफ्ट का आरोप कांग्रेस पर, बीजेपी का नहीं। पहला आरोप, प्रियंका गांधी वायनाड से जमाते इस्लामी की समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। जमाते इस्लामी। दूसरा आरोप, वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस का सेकुलर चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। लेफ्ट कह रहा है ये इंडिया अलायंस से, इंडिया अलायंस समझ लीजिए, दोनों इंडिया अलायंस का पार्ट है। तीसरा आरोप, जमाते इस्लामी भारत और भारत के लोकतंत्र को महत्वपूर्ण नहीं मानता। चौथा आरोप, जमाते इस्लामी किसी भी तरह के लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं करता। तो कांग्रेस क्यों सपोर्ट ले रही है? या अगर जमाते इस्लामी प्रियंका को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि दावा पी विजयन कर रहे हैं, तो वो खारिज किया जा सकता है। नहीं, इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन आरोपों के साथ ही सीएम पिनरई विजयन ने कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि जैसे होता ना कि आरएसएस के वोट नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वही इसी तर्ज पर कांग्रेस को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रियंका जमाते इस्लामी की समर्थित उम्मीदवार नहीं है तो क्या कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि उसे जमाते इस्लामी का वोट नहीं चाहिए? प्रियंका वाड्रा पर सीएम विजयन ने जो गंभीर आरोप लगाया उसका समर्थन बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ने का मकसद ही यही है कि उन्हें कट्टरपंथियों का समर्थन मिल सके। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जमाते इस्लामी से समर्थन मांगने नहीं गए थे, वो कुछ समर्थन देने आ रहे हैं, तो हम क्या करें? Well, it is blatantly clear that Priyanka Vadra and Rahul Gandhi asking for support of Jamaat-e-Islami has cleared their stand that they want to run the Congress party as the modern Muslim League. Earlier, the Congress party also attempted to take support of Indian Union Muslim League. All of this points towards only one factor, that the Congress party is the front of the Tukde organizations, and Congress today is a 100% communal, 100% appeasing party. देखिए साहब, वहाँ प्रियंका जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है, इसलिए शायद परेशान हो गए हैं हमारे केरला के मुख्यमंत्री। कोई हमने तो कोई गया नहीं, हम तो गए नहीं किसी का सपोर्ट लेने। या तो चलो कांग्रेस गई होती, हम गए होते किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई किसी भी सोच का व्यक्ति अगर हमको वोट दे रहा है या हमें समर्थन दे रहा है,
तो हम ये तो है नहीं कि जा के चुन चुन के सबसे कहें कि आप किस विचारधारा के हो, हमें वोट दो या ना दो। पहले सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, फिर पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी, और अब शाहरुख खान को मिली धमकी। पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी शख्सियतों को धमकी मिली है, सलमान खान, शाहरुख खान और पप्पू यादव। सलमान खान को कई बार लॉरेंस गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं। पप्पू यादव को दूसरी बार लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी मिली है और शाहरुख खान को इससे पहले कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। सबसे पहले बात शाहरुख खान की। कल शाम को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक फोन आया जिसमें एक्टर शाहरुख खान को धमकी दी गई और धमकी देने वाले ने 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। शाहरुख के नाम पर धमकी भरा फोन आते ही मुंबई पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सबसे पहले धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके तुरंत बाद शाहरुख खान के घर मन्नत की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस ने जब धमकी देने वाले शख्स के फोन नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो फोन नंबर किसी फैजान के नाम से रजिस्टर्ड है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रहने वाला है। लिहाजा मुंबई पुलिस की एक टीम फैजान की तलाश में रायपुर पहुंच गई। वहां रायपुर पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने फैजान को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। इस पूछताछ में फैजान ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। फैजान ने बताया कि उसका मोबाइल 2 नवंबर को चोरी हो गया था और उसके 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को उसके चोरी हुए फोन से शाहरुख खान को धमकी भरा फोन किया गया। फिलहाल पुलिस फैजान को नोटिस देकर वापस लौटाई है। मोहम्मद फैजान पेशे से वकील हैं। उनका दावा है कि उनके चोरी हुए फोन का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फैजान ये कहने में नहीं हिचके कि सलमान और शाहरुख खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। मुंबई पुलिस से 2 लोग आए थे और लोकल पुलिस के साथ में कि सर आपके मोबाइल से धमकी दी गई है, शाहरुख खान को 50 लाख की फिरौती मांगी गई है, नहीं तो जान से मार देंगे। तो मैंने उनको कहा सर मेरा फ़ोन तो गुम गया है और मैं कंप्लेंट की कॉपी भी दी उनको। तो मुझे महुआ पुलिस स्टेशन बुलाए थे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उन्होंने मेरा। अब 14 तारीख को मुंबई बुलाया उन्होंने। अब बात सलमान खान की। सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के नंबर पर दी गई है, जिसके बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में सलमान को धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग करवाई थी। उसके बाद सलमान और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत दुनिया जानती है। कई साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है। इसी बीच मुंबई में सलमान खान के करीबी और कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई और खास तौर पर बॉलीवुड में खौफ का माहौल है और माया नगरी में लॉरेंस का आतंक बढ़ गया है। इसी केस में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देकर एक सिरदर्दी मोल ले ली। पप्पू यादव को एक हफ्ते में दूसरी बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरा फोन आया है। पप्पू यादव को मिली ताजा धमकी व्हाट्सएप चैट के जरिए दी गई। पप्पू यादव के पास सदीक आलम के साथ हुए व्हाट्सएप चैट में धमकी देने वाले ने कहा कि 6 लोगों को पप्पू यादव की सुपारी दी गई है। उसने व्हाट्सएप पर हथियारों की तस्वीरें भी भेजी और कहा कि इन्हीं हथियारों से पप्पू यादव पर हमला होगा। इस धमकी के बाद पप्पू यादव के पीए ने दिल्ली में केस दर्ज करा दिया है। दूसरी तरफ पूर्णिया में मौजूद पप्पू यादव ने इसे मेंटल टॉर्चर बताया है और धमकी देने के पीछे 2 गैंगस्टरों का नाम लिया है। कई हमारे मित्रों को चैट पर यह धमकी दिया गया